जजेस पर एतराज़ अदलिया पर हमला करार। मुबैना ऑडियो लीक्स कमीशन पर एतराज़ से मुतालिक बड़ा फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। 32 सिफात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये फैसला बेंच पर हुकूमती एतराज़ से मुताल्लिक है। हुकूमत की जजेस पर एतराज़ की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन से मुताल्लिक केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 32 सिफात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया। इसी पर बात करेंगे। अमानत कशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, इस तहरीरी फैसले के हवाले से तफसीलन बताएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर महफूज शुदा जो फ़ैसला था वो सुनाया और अब तहरीरी फ़ैसला भी जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने 32 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला जो है तहरीर किया है और इस फैसले में वजूहात भी बताई गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की जजेस पर एतराज़ की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद क्यों की है। फैसले में ये कहा गया है कि हुकूमत ने 3 जजेस पर जो एतराज़ किया था बेंच से अलग होने का, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जबकि फ़ैसले में ये बताया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि जो एतराज़ किया गया हुकूमत की जानिब से वो बिला जवाज़ था और हुकूमत जो थी PDM की जो हुकूमत थी वो मुतअद्दिद केसेस में इस तरह के एतराज़ात कर चुकी है जजेस पर। और वजह जो बताई गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वो ये बताई गई है कि चूँकि पंजाब इंतखाबात का जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकामात जारी किए थे, उसके बाद हुकूमत जो है वो मुसलसल बेंच पर एतराज़ात उठाती रही है। और ऑडियो लीक्स कमीशन केस में भी हुकूमत ने इसलिए एतराज़ उठाया चूँकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पंजाब इंतखाबात 14 मई को कराने का हुक्म दे चुकी थी और इंतखाबात के फ़ैसले के बाद जो है जिन जजेज़ ने इंतखाबात केस का फ़ैसला दिया उन पर ही हुकूमत ने एतराज़ उठाया है। जैसे इजाज़ुल हसन, जैसे मुनीब अख्तर, चूँकि पंजाब इंतखाबात केस में शामिल थे, सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसले में ये लिखा है इन तीनों जजेज़ पर इसलिए एतराज़ उठाया गया है कि उन्होंने इंतखाबात केस का फ़ैसला सुनाया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हुकूमत ने जो एतराज़ात करने की दरख्वास्त जमा कराई थी और उसमें जो इस्तदा की गई थी उसमें सिर्फ ये कहा गया था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की चूँकि सास की मुबैना ऑडियो सामने आ चुकी है, इसलिए चीफ जस्टिस को इस बेंच में शामिल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले में लिखा है कि हुकूमत की जानिब से ये नहीं कहा गया था कि जस्टिस इजाज़ुल हसन या जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं उनको भी बेंच से अलग हो जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि हुकूमत ने जो खुद दरख्वास्त जमा कराई उसमें जो इस्तदा की गई उस पर हुकूमत ने इस्तदा से हट कर जो है वो दलाइल दिए अदालत में और अटार्नी जनरल ने 3 जजेस पर एतराज़ उठा दिया। हालांकि जो दरख्वास्त थी वो एक जज पर थी यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर थी, लेकिन 2 जजेस जो थे उनको दलाइल के अंदर शामिल किया गया। तो इसलिए इस दरख्वास्त की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये 32 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला जारी किया है ऑडियो लीक्स कमीशन के ख़िलाफ़ और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि 3 जजेस चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, जैसे इजाज़ुल हसन और जैसे मुनीब अख्तर पर जो एतराज़ किया गया था उसको मुस्तरद किया जाता है और हुकूमत की जानिब से एतराज़ करने की जो बात थी उसकी कोई कानूनी हैसियत भी नहीं है। 6 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का फ़ैसला महफूज किया था जिसमें ये कहा गया था कि बेंच पर एतराज़ के हवाले से हुकूमत ने जो दरख्वास्त दी है उस पर सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला सुनाएगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वो फ़ैसला सुनाया गया है जिसमें हुकूमत की इस तरह मुस्तरद की गई और जजेस को बेंच से अलग करने की जो दरख्वास्त थी वो भी खारिज की गई। और सुप्रीम कोर्ट ने अब तफसीली वजूहात भी जारी कर दी हैं कि हुकूमत ने ऐसा क्यों किया है कि बेंच पर एतराज़ क्यों किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इसलिए एतराज़ किया गया चूँकि पंजाब इंतखाबात समेत मुख्तलिफ केसेस में बाकायदा तौर पर इसका तहरीरी फैसला भी अब जारी कर दिया गया। शुक्रिया अमानत, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ से मुताल्लिक केस की समाअत, चौधरी परवेज़ इलाही के मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने परवेज़ इलाही को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। इसी पर बात करेंगे। फरजाना सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, बताएगा समाअत का अहवाल। जी बिल्कुल, चौधरी परवेज़ इलाही 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर CTD पुलिस के हवाले थे और आज 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर उनको दोबारा से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने इस केस की समाअत की। प्रोसिक्यूटर की जानिब से 10 रोज़ा मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई और कहा गया कि अभी हमने इनकी जो ऑडियो है उसको फराजी करवाना है और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनकी तफ्तीश करनी है। जबकि चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से एडवोकेट सरदार अब्दुल रज़ाक और बाबर अवान ने दलाइल दिए। सबसे पहले एडवोकेट
सदर अब्दुल रज़ाक की जानिब से दलाल दिए गए। उनका कहना था कि जो आर्टिकल 9 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, वो सबसे सुप्रीम आर्टिकल है, क्योंकि वहाँ पर इंसानी हकूक़ की बात की गई है, उसको किसी भी तरीके से डैमेज नहीं किया जा सकता। चौधरी परवेज़ इलाही को नामालूम में गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक सियासी और अहम सियासी शख्सियात है। इससे कबल भी मुतअद्दिद ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया गया जिनके नाम नामालूम में थे और उनको परेड शनाख्त के लिए जेल भेजा गया, लेकिन अदालत की जानिब से वो तमाम तर केसेस डिस्चार्ज कर दिए गए। सबसे पहले इनको लाहौर हाई कोर्ट ने आर्डर दिए कि इनको रिहा किया जाए, और जैसे ही इनको रिहाई मिली है उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने इनको रास्ते से अगवा किया और इसके बाद यहाँ पर लाकर अटक जेल में मुंतकिल कर दिया गया। वहाँ पर भी जब उनको रिहाई के अहकामात मिले तो इनको एक दफ़ा फिर से एक ऐसे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया जो कि मफरूज़े की बुनियाद पर दर्ज किया गया, और उनको उसी बुनियाद पर ही गिरफ्तार किया गया है। और उनके बाद जो है एडवोकेट बाबर अवान, उन्होंने भी दलाल दिए और उनका भी यही कहना था कि चौधरी परवेज़ इलाही 2 दफ़ा सीएम रह चुके हैं, एक मारूफ सियासी शख्सियत है, ये कैसे मुमकिन है कि ये इनका नाम नामुमकिन में डाला जाता है। और जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया वो इंतहाई मुज़े का खेज़ है, यानी इन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने मुजाहिरीन की माली मुआवनत की, उनको ट्रांसपोर्ट फ्राहम की है। उन दोनों की जानिब से दलाइल मुकम्मल करते हुए परवेज़ इलाही पर मुकदमा डिस्चार्ज करने की इस्तदा की गई, जिस पर जज ने वहाँ पर मौजूद तफ्तीशी अफसर से पूछा कि बताया जाए परवेज़ इलाही का मज़ीद जिस्मानी रिमांड किस लिए चाहिए, जिस पर उनका कहना था कि उनको अभी इनकी ऑडियो फोरेंसिक करवानी है और इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं उनकी भी तफ्तीश करनी है। तहम अदालत में उसके बाद उनका फिजिकल रिमांड मांगा गया था, कहा कि उसका मैं रिफ्यूज़ करता हूँ, यानी कि मज़ीद जिस्मानी रिमांड देने से इनकार करते हुए परवेज़ इलाही को अडियाला जेल भेजने के अहकामात जारी कर दिए गए। ये फैसला दोनों फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद दिया गया। परवेज़ इलाही को भी जज ने रोस्ट रूम पे बुलाया और उनसे पूछा कि आप कुछ कहना चाहते हैं, जिस पर परवेज़ इलाही ने रिक्वेस्ट की कि वो दिल के मरीज़ हैं, उनको जेल में खाना अच्छा नहीं दिया गया और उनके स्टंट भी डले हुए हैं, उनको अटक की बजाय अडियाला जेल भेजा जाए, जिस पर अदालत ने उनको अडियाला जेल भेजने के अहकाम जारी करते हुए कहा कि वहाँ पर जेल भेजने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया फरजाना आपका। सदर आरिफ अलवी के ओहदा सदारत की मुद्दत आज मुकम्मल हो गई। आरिफ अलवी ने 9 सितंबर 2018 को सदारती मनसब संभाला था। सदर ओहदा सदारत मुकम्मल करने के बाद ऐवान सदर खाली नहीं करेंगे। आरिफ अलवी नए सदर के इंतखाब तक फ़राइज़ की अंजाम दही जारी रखेंगे। इसी पर बात करेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा इस मुतालिक। जी, डॉक्टर अलवी के हवाले से बहुत सी चमगुइयाँ थीं कि वो इस्तीफ़ा दे दें और ओहदा छोड़ दें। उसके बाद चूँकि एक मुतनाज़ा ट्वीट के बाद मामलात हुए थे, फिर पिछले हफ्ते कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स रहीं, कुछ ऐसी मीटिंग्स रहीं जिस पर जो है ये बात बताई जा रही थी कि शायद सदर अलवी जो है बड़ा ऐलान करें, लेकिन सदर अलवी जो हैं वो ऐवान सदर नहीं छोड़ रहे। आज उनका जो है मुद्दत जो सदारत की जो मुद्दत है वो मुकम्मल हो रही है। 9 सितंबर 2018 को जो है उन्होंने इस मनसब संभाला था जब वो MNA थे, और उसके बाद ये सिलसिला हुआ और उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन किया। नए जो सदर हैं उनके इंतखाबात तक अपने फ़राइज़ जो हैं वो अंजाम देते रहेंगे। और कल भी मोहम्मद अली दुरानी से उनकी एक तवील नशिस्त हुई। लाहौर का विजिट मुकम्मल करके वापस इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं और रूटीन के मुताबिक अपने तमाम तर काम कर रहे हैं। और जब इलेक्टोरल कॉलेज जो है जब वो मुकम्मल होगा और जब नए सदर का इंतखाब होगा तो उस वक्त तक जो है डॉक्टर अलवी ही ऐवान सदर में रहेंगे और अपने काम करते रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी आपका। चेयरमैन PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड्स की करप्शन की तहकीकात में नैब ने साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर को भी शामिल तफ्तीश होने के लिए तलब कर लिया। DPO डेरा इस्माइल खान की वसातत से नैब रावलपिंडी ने अली अमीन गंडापुर को 13 सितंबर को नैब की सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने का नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया है कि 3 दिसंबर 2019 को काबीना के जिस इजलास में साबिक वज़ीर आज़म बंद लिफाफे में मौजूद खुफिया मुआहदे के जरिए 190 मिलियन पाउंड की रकम को कौमी खजाने के बजाय ज़ाती मफाद में खपाने के लिए काबीना की मंजूरी ले रहे थे, तो आप भी काबीना के इस इजलास में मौजूद थे, इसलिए आप शामिल तफ्तीश होकर इस मामले में अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। पंजाब हुकूमत ने चीनी स्कैंडल में मुलव्वस 13 बड़े डीलर्स के नाम FIA के हवाले कर दिए। ज़राए के मुताबिक डीलर्स शुगर मिल्स के नुमाइंदे हैं। मालिकान के साथ मिलकर चीनी 90 से 180 रुपए किलो तक ले गए हैं। इसी पर बात करेंगे, इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, इस मामले के हवाले से बताएगा।
जी बिल्कुल, आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से चीनी की बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर जो नोटिस लेते हुए ऐसे 13 जो बड़े डीलर्स के नाम FIA और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को दिए थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया गया है। और लेकिन आपको बताएं कि अब तक कोई भी मरकजी मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इस हवाले से आपको बताएं ये 13 जो मुलजमान जो डीलर थे चीनी के, इन्होंने मालकान के साथ मिलकर जो चीनी की कीमत 90 रुपए से लेकर 180 रुपए किलो तक पहुंचाई है और इसमें ये काटल बनाकर रुपए का मुनाफा कमाते रहे हैं। FIA के मुताबिक लाहौर से जो डीलर हैं माजिद मलिक, खुशाब से नुमान कुरैशी, खुशाब से ही डीलर साजिद तौसीक का नाम जो FIA को दिया गया है, सरगोदा से डीलर फारूक और कैसर, कसूर से मलक अजीम का नाम FIA को दिया गया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया गया है। लेकिन अभी तक कोई बड़ा जो डीलर है ये गिरफ्तार नहीं हो चुका और FIA हुकाम का इस हवाले से कहना है कि डीलर्स अपने घरों और दफातर को ताले लगाकर गायब हो चुके हैं। जबकि पंजाब हुकूमत ने डीलर की तफसीलात बाकी हुकूमत FIA को भिजवाई थी ताकि इनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज करके कार्रवाई की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक आपका। गुज़िश्ता रोज़ ट्रैफिक हादसे का शिकार PTI रहनुमा जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। शौकत अली लालिका कल अहलिया के साथ इस्लामाबाद जाते हुए ट्रैफिक हादसे का शिकार हुए थे। इसी पर बात करेंगे, कासिम अली हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम, बताएगा इस अफसोसनाक खबर के हवाले से। जी बिल्कुल, ये कि एक इंतहाई अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा गुज़िश्ता रोज जो है इस्लामाबाद के नज़दीक पेश आया था, जिसमें साबिक सूबाई वजीर मियां शौकत अली लालिका जो अपनी अहलिया के साथ सफर कर रहे थे और इस ट्रैफिक के अफसोसनाक हादसे में जो है उनकी अहलिया कल गुज़िश्ता रोज जो है मौके पर ही जाँ बाक हो गई थी और खुद साबिक सूबाई वजीर मियां शौकत अली लालिका जो है वो शदीद जख्मी थे और लाहौर के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। लेकिन शदीद जख्मों के ताब न लाते हुए आज जो है मेरे सूबाई वज़ीर मियां शौकत अली लालिका जो है वो जाँ बाक हो गए हैं और उनकी नमाज जनाजा जो है वो कल दिन 10 बजे उनके आबाई गांव चक अमीर लालिका में अदा की जाएगी। तो इस तरह ये कल एक अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा हुआ था जिसमें साबिक सूबाई वज़ीर मियां शौकत अली लालिका जो है खुद शदीद जख्मी हुए थे और उनकी अहलिया जो है जहाँ पर हो गई थी। उनका नमाज जनाजा कल अदा किया गया था। अब जो है मियां शौकत अली लालिका जो शदीद जख्मों के ताब न लगते हुए अस्पताल में दम तोड़ गए और उनकी नमाज जनाजा कल दिन 10 बजे उनके आबाई गाँव चक अमीर लालिका में अदा की जाए। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर ₹2.24 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 303 रुपए से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 304.94 रुपए से गिरकर 302.70 रुपए तक गिर गया। इसी पर बात करेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताएगा इस मुतालिक। इंटरबैंक में मार्केट में देखा जाए आज भी कारोबार रुपए की तरह बेहतरी देखी गई और इंटरबैंक में डॉलर एक वक्त जो 302 रुपए तक गिर गया था। इस वक्त करंट अपडेट ये कि इंटरबैंक में डॉलर ₹2.24 सस्ता होकर 202 रुपए 70 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। 3 रोज में अमरीकी डॉलर ₹4.40 सस्ता हो चुका है। इसके साथ साथ ओपन मार्केट में भी जो क्रैकडाउन के असरात देखे जा रहे हैं, ओपन मार्केट में डॉलर मजीद जो है ₹2 सस्ता हो गया, 307 रुपए से गिरकर 305 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। माशी माइनिंग का कहना है कि डॉलर सस्ता होने से जो क्रैकडाउन हो रहा है उसके असरात हैं जिसके मुल्की मईशत में मुस्बत असरात मरतब होंगे और दरामदी लागत जो मुसलसल बढ़ रही थी और डॉलर देखा जाए क्रैकडाउन के बाद 4 रोज में अब तक ओपन मार्केट में 25 रुपए सस्ता हो चुका है। इसके मुस्बत असरात तफसीलात के दर में कंसर्न शो किया जा रहा है। 25 रुपए का इंटरबैंक ओपन मार्केट का फर्क होने की वजह से तफसीलात दर गिर सकती थी, लेकिन अब इंटरबैंक ओपन मार्केट का फर्क जो IMF की शराइत के तहत 1.25% के करीब पहुंच गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ आपका। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास शुरू हो गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ एपिक्स कमेटी के इजलास की सदारत कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे, अवैस क्यानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, इस इजलास के हवाले से बताएगा। देखिए, सूबाई वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरीज, वफाकी सेक्रेटरीज जो वफाकी वज़रा हैं वो इस इजलास में शरीक हैं। आर्मी चीफ खुसूस तौर पर इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। अस्करी क़यादत और अस्करी हुकाम भी इस कमेटी में जो है वो शरीक हैं। एपेक्स कमेटी में ज़राअत, मादनियात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मनसूबों पर जो है वो गौर किया जाएगा। मुल्क में खलीजी ममालिक और चीन की सरमायाकारी से मुतल्लिक अमूर का भी जायजा लिया जाएगा। सऊदी अरब की जानिब से जो मुमकिन है जो सरमायाकारी से मुतल्लिक भी अमूर जो है वो ज़ेर गौर आएंगे। इजलास में SIFC एग्जीक्यूटिव कमेटी और जो रावलपिंडी GHQ में जो होने वाले जो इजलास हुए हैं SIFC से मुतल्लिक उसकी जो सिफारिशात हैं उस पर ब्रीफिंग दी जा रही है। स्पेशली तौर पर आर्मी चीफ जो हैं वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसके हवाले से भी
اور جو اپنے دیگر جو معاملات ہیں اس پہ جو ہے شرکاء سے جو ہے وہ خطاب بھی کریں گے اور اہم فیصلے آج کی میٹنگ میں متوقع اہم فیصلے متوقع ہیں. بہت شکریہ ویس آپ کا. الیکشن کمیشن کے عام انتخابات سے متعلق تیاریاں جاری. آئندہ عام انتخابات میں نتائج کی وصولی کے لیے الیکشن مینجمنٹ سسٹم تیار کر لیا گیا ہے. اسی پر بات کریں گے. عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عثمان، بتائے گا سسٹم کے حوالے سے. جی بالکل، الیکشن کمیشن کی جو عام انتخابات ہے اس کے متعلق تیاریاں جاری ہے. عام انتخابات میں نتائج کی وصولی کے لیے الیکشن مینجمنٹ سسٹم تیار کر لیا گیا ہے. الیکشن کمیشن نے الیکشن مینجمنٹ سسٹم پر الیکشن عملے کی ٹریننگ کا بھی آغاز کر دیا ہے. الیکشن کمیشن نے ٹریننگ کے حوالے سے تمام صوبائی الیکشن کمیشن کو بھی مراحل کیے ہیں. الیکشن کمیشن کے مطابق EMS پر آپریٹرز کو 14 سے 16 ستمبر تک ٹریننگ دی جائے گی، جبکہ ریجنل، صوبائی اور ضلعی الیکشن کمیشن کو جولائی میں ٹریننگ دی جائے گی. الیکشن کمیشن آئندہ عام انتخابات میں نتائج کی وصولی کے لیے الیکشن مینجمنٹ سسٹم کا استعمال کرے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عثمان آپ کا. لاہور ہائی کورٹ کے 11 ججز کو بلا سود 36 کروڑ سے زائد کے قرضے کی منظوری کا اقدام چیلنج. شہری مشکور حسین نے ججز کو بلا سود قرضوں کی منظوری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. اسی پر بات کریں گے. ملک اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں. اشرف، بتائے گا اس معاملے کے حوالے سے. جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے 11 ججز کو بلا سود قرضوں کی فراہمی کی منظوری کے اقدام کو عدالت عالیہ میں چیلنج کیا گیا اور سزا کی گئی ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز کو قرضوں کی منظوری کے اقدام کو کالعدم قرار دیا جائے اور کیس کے حتمی فیصلے تک اس پر عمل درآمد بھی روکا جائے. یہ شہری مشکور حسین ہیں جنہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے اور اس درخواست میں انہوں نے پنجاب حکومت کے علاوہ سیکٹری SNGAD اور سیکٹری فنانس کو بھی فریق بنایا اور اس میں یہ موقع اختیار کیا گیا ہے کہ ججز کی جو بنیادی تنخواہ ہے وہ 9 لاکھ سے زائد ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی موقع اختیار کیا گیا ہے کہ ان کو جو بلا سود قرضوں کی فراہمی کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہے. اس طرح کی ایک عدالت پر عمل درآمد کو ملزم قرار دیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اشرف آپ کا. خام مال کی کمی اور LCs نہ کھلنے کا اثر ادویات پر بھی پڑنے لگا. جان بچانے والی ادویات کی قلت ہو گئی. ادویات 42 سے 45% تک مہنگی کر دی گئی ہیں. فارماسسٹ فواد نے بھی دوائیاں مہنگی ملنے کا شکوہ کیا ہے. مزید جانیں گے ہماری نمائندہ رابل اشرف سے. رابل، آگاہ کیجیے گا. دواؤں کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ بھی ہو گیا 40% جو ہیں وہ دوائیں مہنگی ہو گئی. ساتھ ہی ساتھ شہر قید میں دواؤں کی جو ہے وہ قلت بھی برقرار ہے. ہمارے ساتھ فارماسسٹ موجود ہیں، انہیں سے مزید جان لیتے ہیں. جی بھائی، مجھے بتائیں گے کون کون سی دوائیں جو وہ بلیک میں آ رہی ہیں اور کتنا فیصد اضافہ ہوگا؟ دیکھیں 40 to 45% تک انکریمنٹ لگا ہے میڈیسنز کے اوپر اور بہت زیادہ میڈیسن جو کامن میڈیسن ہیں وہ بھی شارٹ ہوئی ہوئی ہیں. جیسے فلیجل ٹیبلیٹ ہے، انٹامیزول ہے یا ایپیلیپسی کی کچھ ڈرگز ہیں ٹیگرول وغیرہ، تو ایک بے تحاشا شارٹ ہیں. سٹی اسکین کے انجیکشن نہیں آ رہے ہیں اندر جو فری میں ملنا چاہیے جنہ کے، وہ یہاں نہیں آ رہے ابھی. تو یہ بھی بتائیں کہ جو دوائیں بلیک میں آ رہی ہیں ان کی کیا صورت ہے اور ان کے کیا کیا ریٹس ہیں اور جو ان کی کون کون سی جو ہے دوائیں ہیں وہ نہیں بلیک میں آ رہی ہیں؟ دیکھیں جیسے فلیجل ٹیبلیٹ کی کاسٹ مشکل سے 20 روپے کا ایک اسٹرپ ہے تو وہ 50 روپے کا سیل ہو رہا ہے. ایپیلیپسی کی جو ڈرگز ہیں وہ 500 روپے کا ایک پیکٹ ہے، وہ 2000 روپے کا پیکٹ سیل ہو رہا ہے. تو جس کے پاس ہے وہ اپنے ریٹوں میں بیچ رہا ہے، اس لیے ہمارے پاس تو ابھی اویلیبل بھی نہیں ہے. پیشنٹ بہت زیادہ پریشان ہے. وہ بالکل، جیسے کہ آپ نے سنا ہمارے ساتھ فارماسسٹ موجود ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ دواؤں کی قیمتوں میں جو ہے 40 سے 42 اور 45% تک جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. تاہم جو ہے دوائیں ہیں وہ ان کی قلت بھی ہو گئی، ایپیلیپسی کی دوا ہو گئی اور اس طرح کینسر وغیرہ کی جو دوائیں وہ شارٹ بھی ہیں. ساتھ ہی ساتھ وہ بلیک میں بھی فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ جس کی وزیر صحت نے جو ہے بلیک میں جو دوائیں فروخت ہو رہی ہیں کارروائی کا بھی جو ہے وہ حکم. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. لاہور شہر کا موسم گرم اور خشک رہے گا. گرمی اور حبس کی شدت برقرار. شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت جاری کر دی. ڈائریکٹر میٹرولوجسٹ شاہد عباس کا کہنا ہے کہ 15 ستمبر سے بارش برسانے والا اسپیل لاہور میں داخل ہو رہا ہے جو معمولی بارش کا سبب بنے گا. تفصیلات جانیں گے کومل اسلم سے. کومل، آگاہ کیجیے گا. کہ موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو موسمی صورتحال بہت ہی عجیب چل رہی ہے. شہر لاہور کے باسی جو ہیں وہ انتظار میں ہے کہ ستمبر کا مڈ بھی آنے والا ہے، لیکن موسمیاتی تبدیلیاں ابھی تک رونما نہیں ہوئی. موسم جوں کا تو ہے. ایون سورج کی جو کرنیں ہیں وہ تو کم ہو گئی ہیں لیکن جو اس کی تپش ہے وہ جوں کی تو ہے. شہر لاہور کے باسی بہت ہی پریشان ہے، گرمی سے نڈھال نظر آ رہے ہیں. درجہ حرارت کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت ٹیمپریچر جو ہے تقریباً 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور شہر میں بارشوں سے متعلق بھی کوئی پیشگوئی نہیں کی جا رہی. یعنی کہ آج لاہور کا موسم اسی طرح سے گرم اور خشک رہے گا. ہواؤں کا سلسلہ بھی مکمل طریقے سے تھما ہوا ہے. ہوائیں نہ چلنے کی وجہ سے گرمی کی شدت میں زیادہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے. شہر لاہور کے باسی جو ہے وہ بارش کے انتظار میں بھی ہے، لیکن محکمہ موسمیات نے بارشوں
سے متعلق بھی فی الوقت کوئی امکان ظاہر نہیں کیا، یعنی کہ آنے والے 2 سے 3 روز بھی شہر لاہور کے باسیوں کو گرمی اور خشک موسم کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ لاہور میں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیاں رونما نہیں ہو رہی، موسم جو کا تو ہے، وہیں دوسری جانب فضائی آلودگی نے بھی اپنے پنجے جو ہیں وہ شہر لاہور کی جانب گاڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت لاہور میں AQI کی مجموعی شرح 158 کے ساتھ لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے محکمہ ماحولیات اداروں کے لیے بھی اور ہمارے شہریوں کے لیے بھی، کیونکہ یہ صرف کام محکموں کا نہیں ہے بلکہ ہمارے شہریوں کو بھی مل کر ساتھ چلنے کی ضرورت ہے اور لاہور کی فضا کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار نبھانے کی ضرورت ہے، شجرکاری کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ وہیں ایسی وہیکل جو کہ شہری استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے لاہور کی فضا آلودہ ہو رہی ہے، جو کہ ایسی فیکٹریاں جو کہ ابھی تک زگ زیگ ٹیکنالوجی پر کنورٹ نہیں ہوئی، ان فیکٹریوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر کنورٹ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ لاہور کی فضا بہتر ہو سکے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج یوم خواندگی بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد پاکستان کو ایک تعلیم یافتہ معاشرے میں تبدیل کرنا ہے۔ اسلام آباد سے کفایت علی شاہ کی رپورٹ دیکھیے۔ ہماری جو بیسک نیڈز ہیں کنٹری کی، جیسے ایک انسان کی بیسک نیڈ خوراک ہے اور ہوا ہے، آکسیجن ہے، ہمارے ملک کی بیسک نیڈ اس وقت تعلیم ہے۔ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں خواندگی کی شرح ترقی پذیر ممالک سے بھی کم ہے۔ پاکستان میں خواندگی کی شرح 60% تک ہے۔ ان لوگوں کو پڑھا لکھا شمار کیا جاتا ہے جو صرف اپنا نام لکھ سکتے ہیں۔ شہروں کی نسبت ملک کے دیہی علاقوں میں صورتحال مزید ابتر ہے، جہاں اب بھی بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ تعلیم کی کمی کی بڑی وجہ غربت ہے۔ حکومت کی جانب سے والدین کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے تو اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ان کو یہ سٹیپ اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ان سارے بچوں کو وہ ہائی لائٹ کرے اور جو کمانے والے ہاتھ ہیں ان کے والدین کو کوئی اتنا وظیفہ دے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں اور تاکہ وہ اس ارننگ سے محروم نہ ہوں۔ والدین بچوں کو، جو بچے آؤٹ آف اسکول ہیں ان کو اسی لیے اسکول نہیں بھیجتے کہ ہم اسکول بھیج دیں گے تو وہ جو ہمارے لیے کما کے لاتے ہیں وہ کیسے لائیں گے۔ بدقسمتی سے پاکستان کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں خواتین کے اسکول ہی نہیں اور جہاں ہیں وہ بند پڑے ہیں۔ طالبات نے کہا ہے کہ خواتین کو بھی تعلیم کے حصول کے لیے برابر کے مواقع ملنے چاہیے۔ پاکستان میں جو ویمن کا لٹریسی ریٹ ہے وہ 53 to 57% ہے، وچ از ویری ویری لو ایز کمپیئر ٹو باقی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اور جو ابھی ڈیولپڈ کنٹریز ہو رہے ہیں۔ اور سیکنڈ تھنگ یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کالجز کو اچھا خاصا بڑھائیں، بیکاز پاکستان میں ایجوکیشن حاصل کرنا ایز باقی کنٹریز کے مقابلے میں کافی مشکل ہے۔ 2 ایکسٹریمز پروڈیوس ہو رہے ہیں کنٹری میں، ایک بہت ایلیٹ اور ایک بہت غریب، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رورل ایریاز کو زیادہ اس چیز پہ فوکس کریں کہ وہ بھی اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ ہمارے پاس ساری ہماری پاپولیشن لٹریسی ریٹ کو اچھی طرح وہ کر سکے۔ جو رورل ایریاز ہے اس کے اوپر بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے، فوکس کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے لٹریسی ریٹ کو بڑھائیں۔ مطلب کسی بھی لٹریسی ریٹ کا مطلب ڈپینڈ کرتا ہے اس کے ڈیولپمنٹ کے اوپر، تو ہمیں اپنے ملک کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایجوکیشن کے اوپر فوکس کریں گے تاکہ ہم اپنی لٹریسی ریٹ کو بڑھائیں۔ اگر حکومت تعلیم کا بجٹ دیگر شعبوں سے زیادہ رکھے تو ملک میں خواندگی کی شرح میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے۔ کیمرامین ایاز ملک کے ساتھ کفایت علی شاہ، 24 نیوز، اسلام آباد۔